मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में सेट 6 इंटरमीडिएट गणित 2019 सेट कोड है 324 EN के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 1 से 4 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 6 कंप्लीट करवा देंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 प्रश्नों का गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रश्न 5वें का बताया गया है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कहाँ पे हो चुका है देख लो। यहाँ पे 2020 का सेट 4 है और सेट कोड है 324 XD। प्रश्न बताया है 5वें का। तो आप लोग क्या करना, इसका दोबारा गर्दा उड़ा देना। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, रिपीट प्रश्न मिल रहे हैं। और पिछली कई क्लास में हम ये भी आपको बता चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है, रोज 1 या 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है, जो भी यहाँ पर हम प्रश्नों को हल करवा दें। 2020 के 7 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं और 2019 का एक सेट बचा है, सेट 7, क्योंकि इस क्लास में सेट 6 हम कंप्लीट करवा देंगे। और जो भी क्लास लाएंगे उसमें सेट 7 के प्रश्नों का गर्दा उड़वाएंगे। तो आपको यही करना है जो हम आपको बता रहे हैं। पेपर में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आउट चला जाए, ये मेरा आपसे वादा है। आपके गणित में 100 में से 100 आएंगे, जितना हम बता दें उतना काम करो। तो अगला प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है, इस साड़ी की आंसर शीट इतनी निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, बाद में आपको बताएंगे कि कैसे इसको लगाना है। यहाँ पे लिखना है आपको 5वें का। ठीक है, आपको पता है कि अगर साड़ी का प्रश्न मिलता है और वो भी सिद्ध वाला, तो आपको किस साइड को लेके चलना है, जिस साइड साड़ी की मिल जाए उस साइड को लेके चलना है। तो हमको LHS में साड़ी मिली है, तो LHS में मिली है तो LHS आपको लेके चलना है। ठीक है, पहली पंक्ति के आपको अभी लिखना है A + V + 2C, A फिर B। ठीक है ना। दूसरी पंक्ति के अभी C, V + C + का 2A और फिर B। तीसरी पंक्ति के अभी C A फिर क्या है, C + A + का 2B। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता है साड़ी का प्रश्न कैसे लगाया जाता है। देख लो, कुछ बच्चे प्रसार करके आंसर शीट निकालते हैं, कुछ बच्चे ऑपरेशन यूज करके आंसर शीट निकालते हैं। हम उन बच्चों से यही कहना चाहते हैं, आपको कब ऑपरेशन यूज करना है और कब प्रसार यूज करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको साड़ी की आंसर शीट एक पद की मिल जाए तब आपको प्रसार करके आंसर शीट निकालना है। अगर आपको साड़ी की आंसर शीट 2 या 2 से ज़्यादा पद की मिल जाए, वो भी गुणे में, 2 या 2 से ज़्यादा पद की मिल जाए वो भी गुणे में, तब आपको ऑपरेशन यूज करके आंसर शीट निकालना है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा घात कितनी है, 3। अगर हम अलग अलग लिखें ब्रैकेट को तो कितने ब्रैकेट लिख जाएंगे, 3 ब्रैकेट लिख जाएंगे। तो हमने पहले ही आपको बताया 2 या 2 से ज़्यादा पद गुणे में मिल जाएं तब आपको ऑपरेशन से क्या करना है, साड़ी की आंसर शीट निकालना है। ऑपरेशन जानते हो, पंक्तियों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, स्तंभों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, इनको बोलते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन अपने पास से यूज नहीं करेंगे, आंसर शीट देख कर आपको ऑपरेशन यूज करना है, अपने पास से नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, ऑपरेशन यूज करके आंसर शीट निकालना है। ठीक है, देख लो यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पर A + B + C दिख रहा है। देखो होल घात 3 है, आपको पता है जब आप ऑपरेशन करते हैं तो एक साथ 3 घात नहीं मिलेगी, या तो 1 मिलेगी या फिर 2 मिल जाएंगी। तो ऑपरेशन आपको ऐसा यूज करना है कि किसी भी एक पंक्ति या फिर किसी भी एक स्तंभ में A + B + C मिल जाए। अगर हम बात करें दूसरे स्तंभ की और तीसरे स्तंभ की, दूसरे स्तंभ की अगर तीसरे स्तंभ की बात करें, इन दोनों को यहाँ पे जोड़ दें तो A 2A B 2B
और यहाँ पर पहले से ही 2c है, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। और इसको यहाँ पे जोड़ें तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2a 2b 2c, 2 कॉमन ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। तीसरा अवयव भी वही मिलेगा, ठीक है। तो C1 कहने मतलब है पहले स्तंभ में आपको अवयव मिल जाएंगे a प्लस बी प्लस सी, सेम टू सेम, कॉमन ले लेंगे तुरंत ही, तो हमको एक ब्रैकेट मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कौन से ऑपरेशन यूज करेंगे, फिर और ब्रैकेट मिल जाए और मिल जाए, बाद में ना मिले फिर सार कर देना, ठीक है। तो देख लो, आपको ये तो पता चल गया कि हमको C1 में सबको जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, C1 में सबको जोड़ना है, ठीक है। C1 C2 C3 को जोड़ेंगे, कहाँ पे लिखेंगे, C1 में लिखेंगे। देखो आपको पता है A 2A, एक का मतलब 2 कॉमन ले लिया, B 2B हो गया, हमने 2 कॉमन पहले ले लिया, और 2C है 2 कॉमन पहले ही ले लिया, इतना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब दूसरा अवयव भी यही मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, इसको यहाँ पर लिखेंगे जोड़ के, तो कितना मिलेगा a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पहले ही जानकारी है जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में ऑपरेशन यूज होता है उसी के अवयव चेंज होते हैं, और जिस पंक्ति जिस स्तंभ में ऑपरेशन नहीं यूज होता है उसके अवयव आपको सेम टू सेम लिख देना है। तो C1 के अवयव चेंज हुए हैं, C2 और C3 के नहीं होंगे, तो सेम टू सेम आपको लिख देना A, फिर B प्लस C प्लस का 2A और A, फिर यहाँ पे B, फिर यहाँ पे B, C प्लस का A प्लस का 2B, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से आपको कॉमन ले लेना है, C1 में पहले स्तंभ में कॉमन मिल गया, इतना मिला है तो 1 1 1 बचेगा, A फिर V प्लस C प्लस का 2A फिर A, यहाँ पे देखो V फिर C प्लस का A प्लस का 2B, ठीक है। तो हमें 2 मिल गया, देखो यहाँ पे 2 मैच हो गया, एक ब्रैकेट मैच हो गया। अब हमको एक घात और फिर उसके बाद एक घात और चाहिए, 3 घात बनाना है यहाँ पे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक आपको ट्रिक बताते हैं, जैसे आपको पंक्ति में या फिर स्तंभ में 1 1 1 दिख जाए तब आपको 2 0 बना लेना है, उसके बाद प्रसार कर देना है, आंसर शीट आ जाएगी, ठीक है। कैसे देखो, अगर आपको स्तंभ में 1 1 1 दिख जाए, स्तंभ में किसी भी स्तंभ में, तब आपको 2 पंक्तियों को घटाना है, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से, 2 2 करके, तो लगातार 2 0 मिल जाएंगे, ध्यान रखना है। अगर स्तंभ में 1 1 1 दिख जाए तब आपको पंक्तियों को घटाना है, ठीक है। अगर आपको पंक्तियों में 1 1 1 मिल जाए तब आपको स्तंभों को घटाना है, अपोजिट, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं, देखो ये तो हम लिख देते हैं 2A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। हमने क्या बताया, हमने यही आपको बताया है कि पंक्तियों को घटा लेना है, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, 2 0 बनाना है। तो नीचे से हम काम करेंगे, आपकी मर्जी, ऊपर से अच्छा लगता है तो ऊपर से काम करो, अगर नीचे से अच्छा लगता है आपको काम करना तो नीचे से करो। तो हम तो नीचे से देख लेते हैं, तो यहाँ पर R3 लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या लेंगे, R3। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर इतना ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहीं पे ऑपरेशन लिखना है। R3 में हम क्या घटा लेंगे, R2, 1 में से 1 जाएगा 0, अब घटाएंगे, ये 2A प्लस का है, जब घटाएंगे माइनस का 2A हो जाएगा, 1 चला जाएगा, ये तीनों पद जो हैं माइनस के हो जाएंगे जब यहाँ पे घटाएंगे, तो माइनस कॉमन ले लो तो A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। इसको इसमें घटाएंगे आके तो माइनस का B माइनस का C माइनस का 2A, माइनस का 2A प्लस A चला गया ना, तो माइनस का C माइनस का B माइनस का A बचेगा, तो माइनस कॉमन लेके हमने सिमेट्री से लिख दिया, A पहले बाद में B सबसे लास्ट में C। अब B घटाओ, यहाँ पर मिलेगा A प्लस V प्लस C, ठीक है। B घटाएंगे तो 2B में से B घट जाएगा। अब देखो हमने आपको बताया एक साथ 2 ऑपरेशन यूज हो जाते हैं, एक साथ
तो एक हो गया ना, दूसरा और कर लो, R2 टेंस टू R2 माइनस R1। अब R2 में से R1 को माइनस करेंगे और कहाँ लिखेंगे, R2 में, मतलब दूसरी पंक्ति में लिखेंगे। 1 है, 1 घटाएंगे 0 मिलेगा। अब a घटाओ, 2a में से a चला गया, प्लस का a मिला, और c और b पहले से ही वहां पे हैं, तो a प्लस v प्लस c ये मिल गया। चलो ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। फिर यहाँ पे देखो घटाओ, हर एक अवयव आपको घटाना है आमने सामने, घटाएंगे 0 मिल जाएगा। अब जिस पंक्ति में ऑपरेशन नहीं यूज हो रहा है उसके अवयव सेम टू सेम आपको लिख देना है, तो 1a ठीक है, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं, 2 0 बन गए मेरे प्यारे बच्चों, कितने 0 बन गए, 2 0 बन चुके हैं। अब प्रसार करेंगे और आंसर शीट आ जाएगी। लेकिन अगर कॉमन मिलना है, कॉमन ले लो पहले, तो हमको यहां से मिला a प्लस बी प्लस सी कॉमन, एक ब्रैकेट मिल गया, और यहां से R2 से एक ब्रैकेट मिल गया, मतलब 2 ब्रैकेट हमें मिल गए। तो यहां पर एक घात पहले से, एक घात यहां से, एक घात यहां से, 2 घातें निकलेंगी बाहर, और यहां पे कितनी हो जाएंगी घातें, 3। तो a प्लस वी प्लस सी होल घात 3। अब देखो यहां पर 1ab ऐसे ही लिखो, यहां पे कॉमन चला गया, 0 में सब कुछ होता है, गुणा भाग भिन्न सब कुछ होता है, कॉमन आमन, ठीक है। यहां से चला गया 1, यहां से चला गया 0 का 0 रहता है, यहां पे देखो 0, यहां पे -1, यहां पे 1। आंसर शीट मैच हो गई पूरी पूरी मेरे प्यारे बच्चों, आंसर शीट मैच हो गई पूरी पूरी। जब आंसर शीट मैच हो जाए, जब आंसर शीट मैच हो जाए पूरी पूरी, तो आपको पता है साड़ी की आंसर शीट कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी, 1 जब प्रसार करोगे। ये पहले से ही जानकारी होना चाहिए कि आंसर शीट मैच हो जाती है और साड़ी बच जाता है, तो उस साड़ी की आंसर शीट 1 ही निकलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो हम क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे, और किसके सापेक्ष करोगे, उसी पंक्ति उसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करना है जिसमें 2 लगातार 0 हैं। लगातार 2 0 इसमें हैं, इसमें भी 2 0 हैं, लगातार नहीं है, तो जिसमें लगातार 2 0 हैं उसी के सापेक्ष प्रसार करना है। लगातार 2 0 C1 में मिले, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। अब आपको लिख देना है यहाँ पे बराबर 2 × a प्लस बी प्लस सी की होल घात 3। अब आपको 1 उठा लेना है, और चिन्ह तो आपको पता ही है, यहाँ पर प्लस ही मिलेगा, तो प्लस तो पहला पद लिखेंगे नहीं, ठीक है, 1 उठा लो। अब 1 की पंक्ति, 1 का स्तंभ आपको छुपाना है, क्रॉस इंटू करके लिखना है ब्रैकेट में। 1 का 1 में इंटू करेंगे 1 आएगा, माइनस के बाद में इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, चाहे माइनस का लिखो चाहे प्लस का, 0 प्लस का ही होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, फिर 0 लिख देना है। अब बताओ ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें, क्या करोगे लिख के, क्योंकि बाहर 0 है, ब्रैकेट में कुछ भी मिल जाए तो आंसर शीट 0 ही मिलेगी। चलो हटाओ इसे। और आपको पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि लगातार 2 0 मिल जाते हैं तो एक पद की ही कैलकुलेशन करना पड़ती है, तो इस पद की कैलकुलेशन करना पड़ेगी, और जो 2 पद हैं उनकी नहीं करना पड़ेगी। तो -0 फिर +0 लिख दो, और यहाँ से ब्रैकेट से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। पहले ही हम आपको बता चुके हैं जब आंसर शीट मैच हो जाती है तो साड़ी जो बचेगी उसकी आंसर शीट 1 ही निकलेगी। तो 1 देख लो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। 2 × a प्लस वी प्लस सी की होल घात 3 × 1, ठीक है। तो आपको बराबर लिख देना है 2 × a प्लस वी प्लस सी की होल घात 3, ये आंसर शीट आ गई है। अब इसको नोट कर लो, ठीक है। अब अगले प्रश्न की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर इसको ले लेते हैं। आप लोग तब तक अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। चलो ये रफ हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो भी प्रश्न है गा है गा। यहाँ पर बताया गया है सिद्ध कीजिए निश्चित समाकलन की आंसर शीट -π/2 log 2। तो मेरे प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं log sin x
माइनस पाई बाई 2 log 2। ये तो आप जानते हो ना कैसे किया जाता है। देखो चाहे कॉस हो और चाहे साइन हो, आंसर शीट सेम ही आती है। तो ये हो चुका है, ये नहीं हुआ है, इसको करवा देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, LHS लेके चलना है। I बराबर 0 से पाई बाई 2 log cos x और यहाँ पे dx। ठीक है, आपको पता है जो हमने आपको बताया था log sin x। ठीक है, तो जैसे log sin x को हमने हल करवाया वैसे ही ये होगा। आपको समीकरण 1 डालना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं प्रगुण 4 से हल होते हैं। समीकरण 1 डालने के बाद आपको प्रगुण लगाना है 4, क्योंकि प्रगुण तभी लगाते हैं जब पहले समीकरण डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 0 से पाई बाई 2 log cos। अब यहाँ पे क्या लिखना है, x के स्थान पर देख लो, प्रगुण बताता है 4, लिमिट को प्लस करो और जो आपने प्रगुण 4 याद किया ना उसका x माइनस कर देना है, क्योंकि आंसर शीट यहाँ से इतनी मिली और फलन का x आपको माइनस करना है। इतना आपको लिखना है चर x के स्थान पर यहाँ पे। ठीक है, तो पाई बाई 2 माइनस का x और यहाँ पे dx। यहाँ पर आपको लिख देना है P4 से। ठीक है, P4 से गुणधर्म 4 से। अब देख लो नेक्स्ट लाइन, I बराबर 0 से पाई बाई 2 log cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है ना, चाहो तो यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 90 माइनस x इक्वल साइन x। अब इसको क्या डाल दो, समीकरण 2 डाल दो। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर गुणधर्म 4 के बाद समीकरण को जोड़ा ही जाता है। ऐसी बात नहीं है, जोड़ते कब हैं और कब नहीं, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। देखो गुणधर्म जब 4 लगता है, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को तब जोड़ते हैं हम जब कुछ कटता हो या कोई फार्मूला बनता हो। अगर इन दोनों में काम नहीं हो रहा है कुछ भी, तब हम जोड़ेंगे नहीं। अपने दिमाग से निकाल दो कि गुणधर्म 4 जब लगता है समीकरण को जोड़ा जाता है, ऐसा नहीं है। जोड़ते तब हैं जब कोई फार्मूला बनता हो या फिर कुछ कटता हो। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा जब जोड़ेंगे, फार्मूला बनेगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल साइन 2 थीटा। ये फार्मूला बनेगा, ये मिलेगा, क्योंकि लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम एन होता है। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 का गुणा 2 का भाग कर देंगे, बन जाएगा फार्मूला। फार्मूला बनेगा तभी समीकरण जुड़ेंगे। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर बराबर के मेरी तरफ i प्लस आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग यहाँ पर कॉस एक्स और यहाँ पर लॉग साइन एक्स और यहाँ पे dx। ठीक है ना, इतना नोट करो। अब यहाँ से जो है हल करवाते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख देना है 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। यहाँ पर लिख देना है लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे जो फार्मूला लगा है लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल लॉग एम इंटू एन, ये फार्मूला लगा के, यहाँ पर फार्मूला ये वाला लगा के ये लिखा है। तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिला है, मीन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 का गुणा 2 का भाग करना है, फार्मूला बन जाएगा 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स अपॉन 2 और यहाँ पे dx। इतना नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लिख देना है 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग, ऊपर क्या बन जाएगा साइन 2x अपॉन 2। अगर फार्मूला ना याद हो तो बता देते हैं 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, ये होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा लॉग एम बटे एन का लगेगा, चलो लगा लो। तो 2i बराबर लिमिट है 0 से π/2 लॉग एम माइनस का लॉग एन और यहाँ पे dx, ठीक है। अब दो पद दिख रहे हैं, दोनों का अलग अलग आपको समाकलन करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करते रहा करो। तो 2i बराबर लिमिट है 0 से π/2 लॉग साइन 2x, इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो, माइनस लॉग 2 बाहर लिख लो 0 से π/2 dx। मेरे प्यारे बच्चों ये जो दूसरा पद दिख रहा है आपको, दूसरा पद ये आंसर शीट बता देगा, इतने दूसरा पद बता देगा आंसर शीट। ये पहला पद फिर क्या करेगा, पहला पद क्या करेगा, प्रश्न बनेगा, प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों आपने समीकरण 2 डाला है ना, समीकरण 2, तो यहाँ पर केवल साइन था तो आपको बनाना है लॉग साइन x बनाना है। यहाँ पर देखा कोण x है और यहाँ पे देखा 2x है, तो पहले कोण को x आपको बनाना है। तो 2x को आपको क्या करना है, t मानना है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको प्रतिस्थापन विधि से 2x बराबर t आपको मान लेना है। मार्कर चेंज कर लेते हैं, आप कलन करेंगे तो इतना मिलेगा, एक लाइन आगे बढ़ाएंगे तो इतना मिलेगा। जब प्रतिस्थापन विधि यूज होती है तो आपको पता है लिमिट जरूर चेंज होती है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब लिमिट चेंज करो, लिमिट जो है जब और तब से चेंज होती है। जब ये जो लिमिट है चर x की है तो x बराबर आपको लिखना है, जब इतना बराबर इतना तब यहाँ से चेंज करो, x के स्थान पर π/2 रख दो बराबर t, ठीक है। तो अपर लिमिट हमें मिल गई पाई। अब लोअर लिमिट ले लो, जब x बराबर 0 तब यहाँ पे रखो 2 × 0 = t, तो 0 = t, तो लोअर लिमिट हमें पता चल गई 0, ठीक है। तो 2i बराबर लिख लो, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, और लॉग यहाँ पे क्या आएगा साइन t और dt अपॉन में 2, ठीक है, माइनस का लॉग 2। इसका समाकलन कर दो, अचर पद का क्या होता है x, इसमें लिमिट यूज कर लो। इतना नोट कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देख लो आगे 2i बराबर 0 से π/2, 0 से पाई है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 आगे लिख लेना है, और यहाँ पर हमने लिख दिया है साइन x और dx। मेरे प्यारे बच्चों हमने डायरेक्ट t को x में चेंज कर दिया। ऐसा कौन सा त्रिगुण है जो डायरेक्ट चर t से x में चेंज हो जाता है या फिर चर x से t में चेंज हो जाता है, बताओ। P0 है, P0। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे सामने P0 से हमने t से डायरेक्ट चेंज कर लिया x में। पहले इसको लिख लो, log 2 अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं P0 से, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 2i बराबर, यहाँ पर अगर एक बात आपको बताएं, जैसे प्रश्न पूरा बन जाएगा, मतलब आपको क्या करना है, समीकरण 2 देखना है जो हम रफ कर चुके हैं। यहाँ पे साइन था, साइन की बात कर रहे हैं। देखो ये तो मिल गया लॉग साइन x, लेकिन लिमिट देखो यहाँ पे अपर लिमिट π/2 है, वहाँ पर यहाँ पे क्या है पाई, तो लिमिट को आधा करना है। ऐसा कौन सा गुणधर्म है जो लिमिट को आधा करता है, बताओ। गुणधर्म जो है मतलब त्रिगुण भी बोलते हैं, गुणधर्म भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी किसी किताब में गुणधर्म लिखा होता है, किसी किसी किताब में त्रिगुण लिखा होता है। चलो हम त्रिगुण से ही आपको समझा रहे हैं, गुणधर्म नहीं बोलेंगे। तो त्रिगुण ऐसा है जो लिमिट को आधा करता है, बताइए कौन सा है, पता है?
अरे भाई 6 है 6, तो 6 का यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, चाहे यहाँ पे माना लिख दो या ना लिखो, केवल इतना लिख दो चूंकि एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स। पहले हम आपको बता देते हैं P6 होता क्या है। देखो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर, मतलब लिमिट को आधा करना है, आधा हो गया, ठीक है, 2 का गुणा होता है। और यहाँ पर जो भी फलन है एटीज आपको लिखना है, लेकिन एक शर्त होती है कि f2a माइनस एक्स बराबर होता है प्लस का एफ एक्स। मतलब अगर 2a यहाँ से ले लें और यहाँ से x ले लें, या फिर आप यहीं से ले लो, 2a में से x माइनस कर देंगे, मतलब f2a माइनस एक्स इक्वल क्या आना चाहिए, प्लस का। तो क्या होता है 2 का गुणा हो जाता है इसमें और लिमिट का आधा हो जाता है। एक और है, आंसर शीट 0 बता देता है, और f2a माइनस एक्स बराबर नेगेटिव का एफ एक्स आता है। तो यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं माइनस का एफ एक्स। अगर नेगेटिव आएगा तो आंसर शीट 0 रखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पाई दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2a था तो 2a यहाँ पे आया, मेरे पास क्या है पाई, तो पाई माइनस एक्स, ठीक है। चर तो सेम टू सेम रहेगा। अब जहाँ जहाँ एक्स है रखना है, तो बराबर के उस तरफ एक जगह एक्स है तो पाई माइनस एक्स रख लो, तो साइन 180 अंश माइनस थीटा, साइन थीटा मिलेगा, ठीक है। ये गुणधर्म हम रफ कर देते हैं, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। अब देख लो आगे, तो एफ पाई माइनस एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स होगा ना, नहीं जानते हो तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये मिलता है द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय में साइन और कोसिक प्लस रहते हैं, बाकी सारे माइनस रहते हैं। तो अगर बात करें ये जो है किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है, तो यह पाई माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, यहाँ पे एफ एक्स आएगा, मतलब प्लस का एफ एक्स मिला है। अब प्लस का एफ एक्स मिला है तो 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पे और लिमिट का आधा कर देंगे। ये है फिर गुण 6, तो 2i बराबर 1/2, 2 का गुणा करेंगे, लिमिट का आधा कर देंगे, और लॉग साइन एक्स फलन आईटीडी आपको रखना है। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का पाई/2 और लॉग 2, 2 से 2 कट गया। अब समीकरण 2 से आपको क्या लिख देना है, i, तो 2i बराबर i माइनस का पाई/2 लॉग 2। यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 से हमने क्या रखा है, इसका मान i। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, इतना नोट करो। अब देखो 2i जो है इस तरफ है, i को इस तरफ लाएंगे, तो 2i में से i माइनस कर देंगे, बराबर में माइनस पाई/2 लॉग 2। अब 2i में से i माइनस करना है, तो i मिले बराबर में माइनस पाई/2 लॉग 2। यही आंसर शीट लाना थी, ये आ गई RHS। इतना नोट कर लो जल्दी। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न जो है घा है। यहाँ पे बताया गया है रेखाओं, ये पहली रेखा बता दी गई है, ये दूसरी रेखा बता दी गई है, मीन्स 2 रेखाओं के समीकरण दे दिए गए सदिश रूप में। कहता है कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको होमवर्क डाल देते हैं, आप लोग कर लेना, क्योंकि बहुत बार इस प्रकार का प्रश्न हल करवा चुके हैं, ठीक है। न्यूनतम दूरी वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, आप लोग तैयार करके जाना, 8 नंबर या 6 नंबर का आपको मिलेगा। अगला प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न हो चुका है, कहाँ पे हो चुका है, 2020 का तीसरा सेट है और सेट कोड है 324XC और प्रश्न है छठे का, इसको कर लेना है। अब अगला प्रश्न देख लो, ये भी प्रश्न हो चुका है, कहाँ पे हो चुका है, यही है 2020 का तीसरा सेट है, सेट कोड है 324XC और प्रश्न यहाँ पे लिख दिया है 5वें का गा। तो मतलब ये जो प्रश्न ये वाला होमवर्क है, ये वाला हो चुका है, आप लोग कर लेना, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी, नोट करो इतना जल्दी। अब आपको प्रश्न छठे का देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर इतने द्वारा
परिभाषित एक संतत फलन है। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न जो है पार्ट 5 से लिया गया है, सांतत तथा अवकलनीयता से। ठीक है, पहले लिख लो इसको, फिर फलन को सिद्ध करवाते हैं। संतत आपको क्या लिख लेना है, यहां पर fx आपको दिख रहा है, यही आपको लिख लेना है पहले। तो दिया गया फलन fx बराबर, यहां पर बताया गया है एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1/x। इसके लिए शर्त बताई है x नॉट इक्वल 0। फिर fx का मान 0 बताया है, इसके लिए शर्त बताई है x इक्वल 0। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको x के किस मान पर फलन को संतत सिद्ध करना है। प्रश्न में आपको दिख रहा है x का मान, नहीं दिख रहा है। जब आपको प्रश्न में ना दिखे x का मान, तब आपको शर्त देख लेना है, जहां पे बराबर है वहीं से x का मान ले लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, तो x बराबर 0 पर आपको फलन संतत सिद्ध करना है। तो x का मान मिल गया हमको, तो x बराबर 0 पर सबसे पहले आपको f0 का मान निकाल लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान कहाँ से निकालोगे, आपको पता है बराबर से निकालते हैं। आपको शर्त देख लेना है कहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे बराबर है, इसके सामने जो फलन का मान दिया गया है यहीं से इसका मान निकलेगा। तो कितना है यहाँ पे 0, तो इसकी आंसर क्या निकली, 0 निकली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, RHL निकालना है। इसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष सीमा। ठीक है, फार्मूला देख लो यहाँ पे, f0 + 0 बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। ठीक है, जो आगे है ना 0, ये x का मान होता है, और बाद में ये 0 है ना, ये लिमिट का होता है। आगे चले क्या बन जाता है, h बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पर 0 + h दिख रहा है, मीन्स f0 + h का मान निकालना है। आपको पिछली कई क्लास में हम बता चुके हैं कि आपको प्रकार से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, प्रकार से। फलन आपको प्रकार से ध्यान रखना है। जैसे लेस देन और ग्रेटर देन वाले प्रश्न अलग होते हैं, और नॉट इक्वल वाले अलग होते हैं। जब नॉट इक्वल वाला प्रश्न मिल जाए आपको, तब आपको क्या करना है, RHL और LHL, दक्षिण पक्ष सीमा और वाम पक्ष सीमा, इस शर्त से ही निकालना है। इस शर्त के सामने जो भी फलन है वहां से। ये तो ट्रिक है, हम आपको समझाते हैं कैसे ये शर्त आपको मिलेगी और शर्त के सामने फलन का मान कैसे मिलेगा। वैसे तो आप डायरेक्ट सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे यहाँ पर 0 + h है, थोड़ा हल कर लेते हैं तो fh आया। मेरे प्यारे बच्चों, इस शर्त ने क्या बोला, x बराबर जब 0 हो तब आपको फलन का मान 0 ले लेना है। मेरे पास क्या है, h है, 0 नहीं है, और इसने क्या बोला है, x का मान जब 0 ना हो आपके पास तब आपको इस फलन का यूज करना है। तो मेरे पास 0 नहीं है, h है, तो इस शर्त में ये मिल गया। तो शर्त के सामने फलन का मान ले लेना है और इसकी आंसर शीट निकालना है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 रख दो वहाँ पे, तो h² साइन 1/h। मेरे प्यारे बच्चों, आपको डायरेक्ट लिख देना है 0, क्योंकि हमने आपको जब पढ़ाया था पार्ट 5 संतत तथा अवकलनीयता, तब हमने आपको बताया था कि लिमिट h टेंड्स टू 0, चाहे यहाँ पे x ले लो, अगर x साइन 1/x मिलता है तो आपको डायरेक्ट आंसर शीट 0 लिख देना है, या फिर x टेंड्स टू 0 x² साइन 1/x मिल जाए तो आंसर शीट 0 रख देना है। चाहे x हो, चाहे x² हो, चाहे x³ हो, चाहे x⁴ हो, अगर गुणे में आपको साइन या फिर कॉस दिख जाए, यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, तो आंसर शीट 0 ही लिख देना है। तभी यहाँ पे हमने लिख दी है 0, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसकी आंसर शीट 0 आई और इसकी आंसर शीट 0 आई, तो आपको तीसरी लिमिट का मान और निकालना है। तो इतना नोट करो, हम इसी में काम करेंगे। यहाँ पर LHL लिख देते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, और इसको हम रफ करेंगे। अब आपको पता ही है कि दोनों मान इस शर्त के सामने जो फलन है यहाँ से निकलेगा। RHL की बात करें चाहे LHL की बात करें। ठीक है,
लिमिट एच टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ एक्स है एच रख देना है। हमने आपको बताया था केवल चर चेंज होता है, अचर नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे तो एच स्क्वायर आ जाएगा और माइनस बाहर निकाल लो, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, देखो एच का इंटू हुआ है मीन्स एच स्क्वायर का, तो आपको डायरेक्ट लिख देना है 0, क्योंकि चाहे माइनस का 0 हो चाहे प्लस का, लिखना हमें प्लस का ही 0 पड़ता है। तो इसका भी मान 0 निकला है। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इसको हम रफ कर देते हैं। रफ हो गया। अब आपको यहाँ पे 2 लाइनें लिखना है। दैट इज f0 बराबर f0 प्लस 0 बराबर f0 माइनस 0। इन तीनों की आंसर शीट क्या निकली है? 0 निकली है। ठीक है, अब आपको अता करके लिख देना है। अता का मतलब होता है पूरा सवाल लग गया, और वैसे भी आधा नंबर होता है अता का। तो x बराबर 0 पर fx संतत है। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब अगले प्रश्न की है बारी, और नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको नंबर चेंज कर लेना है। खा डाल दिया, ठीक है, थोड़ी सी इंक भी फैल रही है, आपको देख लेना है। इसको हम रफ करके, ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या बताया गया है। परवलय 4y इक्वल 3x स्क्वायर एवं सरल रेखा 2y इक्वल 3x प्लस 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आपको 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवाते हैं, उसके बाद बेसिक से लगवाएंगे। देख लो जनरल फॉर्म, देख लो पहले जनरल फॉर्म क्या है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे एक्स स्क्वायर है ना वहाँ पे, तो हम एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ले लेते हैं। ठीक है, परवलय आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं, तो वहाँ से देखा हमने लिख लिया। एक हमने लिख लिया यहाँ से ये y इक्वल mx प्लस c रेखा, मतलब अगर आपको परवलय और रेखा मिल जाती है तो क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। 27 का गुणा करना है 8/3 ए स्क्वायर EM3। ये है फार्मूला। जब भी आपको परवलय और ये रेखा इस प्रकार की मिल जाती है तो ए का मान आपको परवलय से निकालना है और एम का मान रेखा से निकालना है। अगर बात करें हम यहाँ से तो देख लो एक्स स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा 4/3 वाई, इतना निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a से इसकी तुलना कर लो तो क्या मिलेगा 4a बराबर 4/3, काट दो तो a का मान कितना मिल गया 1/3। ठीक है, और जो रेखा दी गई है वहाँ से m का मान निकलेगा यहाँ से, तो भाग लगा दो 2 का, तो 3/2x प्लस का 12/2। हमें यहाँ से मतलब होता है, तो m का मान किससे निकला y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर, तो m का मान 3/2 इसमें रख दो। तो देख लो यहाँ पे 27 गुणे 8/3, ठीक है, और a का मान इतना हो जाएगा, m का मान रख लो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 27/8। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 9 तियाँ 27, 8 से 8 कट गया, कितना आया 27 वर्ग इकाई। ये आंसर शीट निकली है 4G ट्रिक से। चलो अब इतनी ही आंसर शीट निकालेंगे बेसिक से। पहले इसको हम रफ कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या करो, नंबर तब तक डालो। अगला कौन सा है, पड़ा हुआ है। पहले आपको क्या लिख लेना है, परवलय। तो यहाँ पे लिख लो दिया गया वक्र, वक्र है परवलय 4y इक्वल 3x स्क्वायर। ठीक है, सही से लिख लो एक्स स्क्वायर बराबर 4/3 बाई किसके रूप का है, प्लस का 4ay के रूप का है। तो इसका शीर्ष बता दो, शीर्ष 0,0, इसे समीकरण 1 डाल लो और रेखा लिख लो। यहाँ पे देख लो, वहाँ से प्रश्न में देख लो रेखा, तो 2y इक्वल
3x प्लस का 12। ठीक है, अब इसे क्या डालो, समीकरण नंबर 2 डाल लो। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को हल करना है। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ाया था ना, पार्ट 8 की बात कर रहे हैं, तब हमने आपको बताया था 2 ही प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। कैसे पहचानोगे? अगर चर x और y में 2 समीकरण मिल जाते हैं तो दूसरे प्रकार का होगा। तो यहाँ पे देखो चर x और y में समीकरण पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो ये दूसरे प्रकार का ही प्रश्न है। जब दूसरे प्रकार का है तो आपको पता है प्रतिच्छेद बिंदु निकाले जाते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो क्या करना है, y का मान यहाँ पे रखना है। ठीक है, समीकरण 1 से, तो यहाँ पे x स्क्वायर है 4/3 इंटू यहाँ पे रखो 1/2 भाग लगा लो 3x प्लस का इतना। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2/3, 2 से 4 काट देना, यहाँ पे 3 निकालो कॉमन, इतना मिला, 3 से 3 कट गया। अब द्विघात समीकरण बना लो, 2 का गुणा करके इस तरफ लिख लो, 8 है, 4 दूनी 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, x कामन ले लो तो x माइनस का 4 प्लस का 2 कामन ले लो तो x माइनस का 4 बराबर 0, तो x माइनस का 4 हुआ और x प्लस का 2 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से कितना मिला, प्लस का 4, और यहाँ से कितना मिला, माइनस का 2। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। अब ये मान हमको कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 में रखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको इसके आगे लिखना है समीकरण 2 से। ठीक है, देख लो प्रश्न में, देख लो 2y इक्वल 3x प्लस का 12। ठीक है, तो 2y इक्वल पहले हम रखेंगे 4 रखेंगे। ठीक है, और यहीं पे हम ले लेते हैं ये दूसरा मान। ठीक है, तो 2y इक्वल 12 प्लस का 12, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लो। तो y बराबर कितना होगा, 12 दूनी 24/2, y बराबर कितना हुआ 12। अब यहाँ पे देख लो 2y बराबर -6 प्लस का 12, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2, तो y का मान कितना मिला 3। तो प्रतिच्छेद बिंदु, पहले इसको हम रफ कर देते हैं, फिर आपको यहाँ पे लिख लेना है प्रतिच्छेद बिंदु। x का मान जब हमने 4 रखा तो y का मान कितना मिला 12, जिस पे जो मिल जाए उसी से युग्म बनाना है। फिर आपने -2 रखा था x का मान, तो y का मान कितना मिला 3। ठीक है, तो प्रतिच्छेद बिंदु हमको मिल गए। ये बताएगा कि ये परवलय और रेखा कहाँ पे कटेंगी या कहाँ पर मिलेंगे दोनों। तो प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में ये दोनों मिलेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पे लिख देते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम रफ कर देते हैं इस तरफ। चलो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख देते हैं 4, 12, ठीक है, -2, 3। अब डायग्राम बनाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ये रफ हो रहा है। ठीक है, चलो अब आपको करना क्या है, डायग्राम बना लेना है। ये x अक्ष और यहाँ पर y अक्ष लिख लेना है। अब आपको देख लेना विषम घात किस पे है, चर y पे है, चर y पे है, और ये प्लस का ही परवलय है, तो धनात्मक y अक्ष पे क्या बनेगा, परवलय। धनात्मक y अक्ष पे परवलय बना लो, विषम घात y पे है। ठीक है, जिस चर पे विषम घात है उसी अक्ष पे बनेगा परवलय। अब बताओ ये रेखा कैसे खींचना है, बताते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु से खींच लेना है, क्योंकि 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु से रेखा खींची जाती है। तो ये 4, 12 अंदाज से यहाँ पे ले लो, 4, 12,
अंदाज रखो प्लस प्लस है प्रथम चतुर्थांश में, -2, 3 4 है यहाँ पे, 2 कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, -2, 3 दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है। तो स्केल से हम खींचते हैं, ये है मेरी स्केल, दो बिंदुओं से एक रेखा खींचेंगे, ये खींच गए दो बिंदुओं से एक रेखा। अब उसने ही बोला है कि परवलय और सरल रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो परवलय और सरल रेखा से घिरे, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से लंब डालो, मतलब सीढ़ी लगाएंगे इस बिंदु के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों 4 नीचे आएगा, ये 12 नहीं आएगा, क्योंकि x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो भुज आएगा नीचे, कोटि नहीं आएगी, कोटि तो रोने लगेगी, मैं क्या करूँगी जाके, मैं तो 0 हो जाऊँगी। तो x अक्ष पे y का मान 0 होता है, इसीलिए भुज आएगा नीचे। अब यहाँ पे देख लो, जब इसे हम नीचे उतारेंगे तो ये -2 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भुज नीचे उतर के आएगा, कोटि नहीं आएगी, कोटि तो रोने लगेगी, मैं क्या करूँगी जाके, मैं तो 0 हो जाती हूँ। तो ये लो, ठीक है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है, इसीलिए ये 3 नीचे नहीं आया। ये ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमें पट्टी काटना है, जिस अक्ष पे बिंदु होते हैं उसी अक्ष पे नीचे का हिस्सा पट्टी से, मतलब नीचे का हिस्सा उसी अक्ष से छुलेगा, और ऊपर का हिस्सा चर x व y में, चर x और y में जो समीकरण होंगे, ऊपर का हिस्सा उसी समीकरण से छुलेगा। दो समीकरण है, दोनों से छुलेगा। तो पट्टी चाहे यहाँ पे काटो, चाहे यहाँ पे काटो, चाहे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने काट ली, यहाँ पे हमने पट्टी काट ली, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, यहाँ पर जो है पट्टी का हिस्सा टच हुआ और यहाँ पे हुआ चर x और y में समीकरण होगा तो जरूर ऊपर का हिस्सा पट्टी का छुलेगा। तो रेखा है चर x और y में समीकरण, तो ये टच हुआ, परवलय भी चर x और y में समीकरण है, तो ये देखो यहाँ से। अब ये मेरे प्यारे बच्चों नीचे आपने देखा, भैया ये बिंदु नीचे है और ये बिंदु कहाँ है, ऊपर है, आपको दिख रहा होगा। जैसे पट्टी अपने खड़ी खड़ी काटी है, आपको देख लेना, ये नीचे बिंदु है, ये ऊपर है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, घटाने वाला। जब पता चल जाए ऊपर कौन है नीचे कौन है, तो जो ऊपर है उसे आप y1 ले लो, ऊपर है y1 ले लो, तो वहाँ से हम ले लेंगे। तो 3/2 हमने क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया, 2 का भाग लगा दिया, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, x + का 4, ठीक है। तो y1 का मान हमने इसलिए निकाला है क्योंकि जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। आपकी मर्जी, y2 मान लो इसे, कोई दिक्कत नहीं, और नीचे वाले को आपको y2 मान लेना है। चाहे आप अगर इसको y2 माना तो इसको y1 मानना है। यहाँ से तो देख लो 3x² / 4, ये y2 निकल आया, ठीक है। घटाने वाला फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे लिख लो अभीष्ट क्षेत्रफल a से b y1 - y2 dx, ये फार्मूला लगेगा। अब लिमिट कहाँ से लेनी है हम आपको बताते हैं। जैसे अगर बात करें परवलय की, तो इसका शीर्ष रहेगा 0,0, ठीक है, 0,0। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने लिमिट यहाँ से ली, मतलब 0 to 4 ली, तो आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है, नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए बंटवारा बराबर नहीं हुआ है, जितना छायांकित प्रथम चतुर्थांश में है उतना छायांकित द्वितीय चतुर्थांश में नहीं है। बंटवारा अगर सेम हुआ होता तो हम 0 से 4 लिमिट ले लेते, लेकिन बंटवारा नहीं बराबर है तो 0 से 4 नहीं लेंगे, हम -2 से 4 लिमिट लेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो निकल आएगा क्षेत्रफल। जब बराबर बंटवारा हुआ होता तब आपको प्रथम चतुर्थांश का निकाल के और 2 का गुणा कर देते तो इसका भी निकल आता है। बंटवारा जब सेम हुआ हो, बंटवारा सेम नहीं है, छायांकित बराबर नहीं है, तो इसीलिए -2 से 4 आपको लिमिट लेना है। चलो यहाँ पे देख लो मेरे प्यारे बच्चों, हम ले लेते हैं -2 से 4, ठीक है। y1 यहाँ से देख लो
3/2 और x प्लस का 4 माइनस y2 का मान 3x² 4 और dx। चलो इतना नोट करो। अब इसका हम करेंगे समाकलन, डायग्राम भी रफ कर देते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते रहा करो, ठीक है, इतना समय नहीं रहता है कि अलग से आपको टाइम दें। तो देख लो यहाँ पे 3/2 अलग कर लो और इसका समाकलन कर लो x का x²/2। जिस पद का समाकलन हो जाता है उसकी लिमिट पक्की हो जाती है -2 से 4 और प्लस 4 का समाकलन 4x हुआ 2 से 4, ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे इसकी, माइनस का 3/4 x² का समाकलन x³ 3 -2 से 4 लिमिट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 3/2 अपर लिमिट रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे -2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे आ जाओ, अपर लिमिट रखेंगे 4 माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का 3/4 अगर 3 से 3 काट दो तो कितना मिलेगा 1/4, ठीक है। अपर लिमिट रखोगे 64 मिलेगा, माइनस के बाद में लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस का 8 मिलेगा, तो माइनस माइनस प्लस का 8 आपको रख लेना है। चलो इतना जल्दी नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 3/2 1/2 कितना मिला यहाँ पे 12, ठीक है, प्लस का 4 यहाँ पे 6 मिला। यहाँ पे आ जाओ -1/4 जोड़ेंगे 8 4 12 होगा 72, 4 से कटेगा 4 1 4 4 8 32, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 छंग 12 तो 3/2 यहाँ पे कितना मिला 6 प्लस 4 छंग 24 और यहाँ पे माइनस का 18। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आंसर शीट 27 वर्ग इकाई निकालना है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 3/2। देखो इंक फैल रही है, यहाँ पर भी फैली और यहाँ पर भी फैल रही है इंक भाई। लो अब नहीं फैलेगी, ठीक है। तो कहाँ पे थे, हाँ 3/2 लिख लिया ना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो 30 हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस का 18 कट्टा पिट्टी कर लो 15 15 3 45 माइनस 18 घटा लो, 15 में से 8 गए 7, 3 में से 1 गया 2, वर्ग इकाई 27 वर्ग इकाई आंसर शीट आई है। नोट कर लो इसको। अब रफ कर देते हैं। अब आप लोग अगला प्रश्न देखो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है, इसको भी रफ कर देते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है आपको बताएंगे किस पार्ट से ये प्रश्न लिया गया है। पहले पढ़ लेते हैं फिर बता रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों 1 2 के प्रतिच्छेदन रेखा तथा बिंदु इतने से होकर जाता है। ये जो है प्रश्न पार्ट 11 से लिया गया है, ठीक है। जब भी आपको प्रतिच्छेदन लिखा मिल जाए, जब भी आपको प्रतिच्छेदन लिखा मिल जाए, आपको जो दो समतल के समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं उनको आपको प्लस करना है और लेमडा का इंटू दूसरे वाले समतल में करना है, एक समीकरण बनाना है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको हम चेंज कर देते हैं, गा है, ठीक है। समतल का समीकरण पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कार्तीय रूप में निकालना कि सदिश रूप में। पहले हम कार्तीय में निकालेंगे। समतल का कार्तीय रूप में समीकरण कैसे लिखना है, देखो पहला आपको इतना लिख लेना है 3x माइनस का y प्लस का 2z माइनस का 4, फिर लेमडा, फिर दूसरा लिखना है लेमडा का गुणा दूसरे वाले ही समतल के समीकरण में करना है बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x कॉमन लेना, फिर y कॉमन लेना, फिर z कॉमन लेना। तो यहाँ से 3 मिला, यहाँ से कितना मिला प्लस का लेमडा, यहाँ से मिला -1, यहाँ से कितना मिला प्लस का लेमडा। समझ में आ रहा है। इन दो पद से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे लेमडा। इन दो पद से y कॉमन ले लिया -1 प्लस का लेमडा। यहाँ से z कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से लेमडा का इंटू कर लो तो इतना मिलेगा, ठीक है। और -4 है
तो इस तरफ आएगा +4, -2 उस तरफ जाएगा +2, लेकिन लेमडा का इंटू हो के आपको इस तरफ लिखना है। इसे समीकरण 1 डाल लो। मतलब जब भी प्रतिच्छेदन लिखा मिल जाए तो इतना ध्यान रखना, जो दो समतल के समीकरण दिए जाते हैं उसको प्लस करना है, लेकिन लेमडा का गुणा दूसरे वाले समतल में कर लेना है और समीकरण बना लेना है। अब लेमडा का मान निकालेंगे। कुछ ना कुछ प्रश्न में ऐसी शर्त मिल जाती है जिसके कारण लेमडा का मान निकल आता है। तो ये बिंदु दिया गया है, कहता है जाता है, बिंदु से होकर जाता है। ये जो समीकरण 1 है ना, ये समतल है, तो समतल जो है देख लो यहाँ पे, एक बिंदु से होकर जाता है। बिंदु कितना दिया गया, 2 2 1 से होकर जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो यहाँ पे होकर जाता है या स्थित है, एक्स वाई जेड का मान होता है, रख लो 3 प्लस का लेमडा एक्स। चलो अब ये 2 यहाँ पे रख दो वाई के स्थान पे, ठीक है, 1 रख दो जेड के स्थान पे, बराबर में 4 प्लस का 2 लेमडा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मान नहीं रखा 2, चलो यहाँ पे बाई है, बाई के स्थान पे 2 नहीं रखा, ठीक है, मान रखते रहो। चलो 6 प्लस का 2 लेमडा, गुणा कर रहे हैं, माइनस का 2 प्लस का 2 लेमडा, यहाँ पे कितना आएगा 2 प्लस का लेमडा, बराबर 4 प्लस का 2 लेमडा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 6, ये तो काट दो, 6 ही मिलेगा ना, माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, 6 मिला। अब यहाँ से देखो 2 लेमडा अगर चाहो तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा 2 लेमडा और यहाँ से लेमडा, कितना हो गया 3 लेमडा, 2 लेमडा और प्लस का लेमडा 3 लेमडा इक्वल 4। ठीक है, 3 लेमडा इक्वल 4 माइनस का 6, इसको उस तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो 3 लेमडा बराबर माइनस का 2, लेमडा बराबर -2/3। अब ये लेमडा का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, समतल का समीकरण निकल आएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिख लेना है इसके आगे, लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आपको रखना है, तो 3 प्लस का, यहाँ पे रखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, प्लस माइनस का 2/3 यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखो -2/3 बराबर 4 प्लस 2 -2/3, यहाँ पर भी रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब हल करेंगे और समतल का समीकरण निकालेंगे। कार्तीय रूप में निकलेगा, जब कार्तीय रूप में निकल आएगा बाद में सदिश रूप में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 तिरका 9, 9 में से 2 जाएगा 7 मिलेगा, यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 5/3 मिलेगा, यहाँ से 3 दूनी 6, तो 4/3 मिल जाएगा, बराबर 3 चौक 12 माइनस का 4/3। यहाँ पे लघुत्तम 3 ले लो, तो 7x माइनस का 5y प्लस का 4z बराबर 8/3। 12 में से 4 जाएगा 8 मिलेगा, 3 से 3 काट दो, तो 7x माइनस का 5y प्लस का 4z बराबर 0, मतलब बराबर 8 है, 0 नहीं है। ये कार्तीय रूप में आंसर शीट निकली है, नोट कर लो। सदिश रूप में भी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला है समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए, ये नहीं बोला है कि कार्तीय रूप में निकालो कि सदिश रूप में। जब ना बोला जाए तब दोनों रूप में आपको आंसर शीट निकालना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसी से हम बनाएंगे सदिश रूप। तो यहाँ से x, y और z से एक सदिश बना लेना है और डॉट, फिर आपको 7i के माइनस का मतलब 7 माइनस का 5 और फिर 4 ले लेना है और सदिश बना लेना है। मतलब x, y, z से एक सदिश बनाना है और दिक् अनुपात से आपको एक सदिश बनाना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर r बोलते हैं। और यहाँ पे 7i के माइनस का 5j के प्लस का
4 के कैप बराबर 8। इसको बोलेंगे सदिश रूप। सदिश रूप में समतल का समीकरण है, तो दोनों रूप में आंसर शीट निकाल दिए। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आपको देख लेना है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। तो यहाँ पे नंबर चेंज कर लो। यहाँ पर क्या बताया गया है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर दिया गया है एक्स प्लस वाई का न्यूनतमीकरण कीजिए। ठीक है, तो पार्ट 12 से लिया गया है ये प्रश्न। पार्ट 12 आप लोग नाम तो जानते हो ना, रैखिक प्रोग्रामर। रैखिक प्रोग्रामर से ये प्रश्न लिया गया। तो सबसे पहले आपको देख लेना है प्रश्न में अधिकतम लिखा है या न्यूनतम। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, न्यूनतमीकरण। तो सबसे पहले आपको न्यूनतम जेड लिख लेना है यहाँ पे। तो न्यूनतम जेड बराबर एक्स प्लस का वाई। ठीक है, अब आपको अवरोध लिख लेना है। व्यवरोध भी बोलते हैं, समीकरण भी बोलते हैं। तो बताया गया है अवरोध, तो यहाँ पे अवरोध लिख लेते हैं। क्या है, 2x प्लस का y ग्रेटर देन इक्वल 8, x प्लस का 2y ग्रेटर देन इक्वल 10। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 8 है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 10 है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, समीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर। चलो लिख लो, असमीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर। यहाँ पर आपको ग्रेटर देन दिख रहा है, हटा के बराबर यूज करना है, क्योंकि समीकरण का मतलब होता है बराबर। तो 2x प्लस का y बराबर 8। तो आपको क्या करना है, अंताखंड बनाना है। x अपान a प्लस वाई अपान बी बराबर 1। अंताखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण बना लेना है। तो 8 को नीचे लाएंगे क्योंकि हमें बराबर चाहिए है 1। अब लघुत्तम वापस कर दो, लघुत्तम क्या कर दो, वापस कर दो। तो 8 हमने 2x के बटे लिख दिया और y के बटे लिख दिया। काट दो, 2 चाकू 8। ठीक है, इतना नोट करो। अब इस तरफ जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। देख लो यहाँ पे, तो x के बटे 4 प्लस y के बटे 8 बराबर 1। इसको नंबर 1 डाल लो। अब यहाँ से एक और अंताखंड बना लेना है, ग्रेटर हटा के बराबर यूज करना है। तो x प्लस का 2y इक्वल 10। 10 का डिवाइड लगा लो, भाग लगा लो, या नीचे हम ले आते हैं क्योंकि हमें बराबर 1 चाहिए। तो अब बटे में लिख दो, 2 पंचे 10, x के बटे 10 प्लस y के बटे 5 बराबर 1। ये दूसरा अंताखंड बन गया। ठीक है, इसके बाद करना क्या है, इसके बाद ये x बराबर 0 लिख देना है, इसे नंबर 3 डाल दो। फिर y बराबर 0 लिख देना है, इसे नंबर 4 डाल दो। इसके बाद क्या करते हैं, पुट z बराबर 0, क्योंकि डब्बा बनाते हैं ना। तो ये लो, पुट z बराबर 0। z का मान यहाँ से देख लो कितना है, x प्लस वाई। यहाँ से बिंदु निकलेगा, क्योंकि इसका अंताखंड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है। 0 के अलावा कोई संख्या मिल जाती तो अंताखंड बनाते हैं। तो यहाँ से बिंदु आपको निकालना है ऐसे करके। तो x कामा वाई, यहाँ पर क्या आएगा, x कामा वाई बराबर -1 कामा 1। ये बिंदु निकला है मेरे प्यारे बच्चों, इतना आपको नोट करना है। अब बात आती है डायग्राम की। बनवाते हैं डायग्राम, इसको हम रफ कर देते हैं। रफ हो गया। अब आपको स्केल निकाल लेना है। ये है मेरी स्केल। ठीक है, अब आपको ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेना है और फिर क्षैतिज रेखा आपको खींच लेना है। थोड़ा यहाँ पे और आगे बढ़ा लेते हैं। ये लो, यहाँ पर आपको लिख देना है ये एक्स अक्ष, इसको हम रफ करके यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पर आपको लिख लेना है वाई अक्ष।
और इसका अपोजिट यहाँ पे y डैश, इसका अपोजिट यहाँ पे x डैश। अब आपको अंतराल लेना है, अपने पास से नहीं लेते हैं, अंताखंड से लेते हैं। तो देख लो x के बटे 4 है, x के बटे 10 है, अधिकतम x का मान हमें 10 मिला, धनात्मक, ठीक है। तो धनात्मक x अक्ष पे आपको 10 लाइनें कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और करेंगे, ये है 10। यहाँ पे आप लोग लिख लेना है x अक्ष, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है। अब देखो यहाँ पे बाई के अपान देखो प्लस का 8 है, बाई के अपान प्लस का 5 है, अधिकतम कितना मिला, 8 मिला। तो धनात्मक बाई एच पे आपको 8 लाइनें कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अंताखंड खींच लेना है। x के बटे 4 है, कहाँ पे मिले, 1 2 3 4, यहाँ पे मिल जाए 4 कामा 0, बाई के अपन कितना है 8, तो लास्ट में मिलेगा ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो, ये नंबर 1 हो गया। अब दूसरा अंताखंड आपको खींच लेना है, x के नीचे 10 है तो यहाँ पे मिल जाएगा 10 कामा 0, बाई के नीचे 5 है तो धनात्मक बाई एच पे ले लो, 1 2 3 4 5, 0 कामा 5 यहाँ पे मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। ये लो, अब इसको क्या डाल दो, नंबर 2 डाल दो। x बराबर 0 कहाँ पे मिलेगा, बाई एच पे मिल जाएगी, तो इसे नंबर 3 डाल दो। y बराबर 0 कहाँ पे मिल जाएगी, x अक्ष पर आपको मिल जाएगी y बराबर 0, ठीक है। अब आपको डब्बा बना लेना है, x का मान माइनस का 1 है तो इस तरफ ले लेना है, y का मान प्लस 1 है तो यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। तो ये डब्बा देख लो यहाँ पे बन जाएगा, ये डब्बा यहाँ पर बन जाएगा। डब्बा जरूर आपको सीखना है, क्यों, क्योंकि इसी से तो आंसर शीट निकलेगी। तो जेड की ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, जेड बराबर 0। अब आपको तीर लगाना है, देखो कैसे तीर आपको लगाना है। देखो पहला अंताखंड किससे बना था, पहले अवरोध से बना था। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने क्या देखा, ग्रेटर देन देखा, तो ग्रेटर देन इक्वल देखा तो ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगाते हैं, क्योंकि ट्रिक किसके लिए बताई, जिस अवरोध का अंताखंड बन जाए उसके लिए ट्रिक है। तो ग्रेटर देन इक्वल है तो बाहर आपको तीर लगाना है, नंबर 1 के, मतलब बाहर का मतलब है इस मूल बिंदु के अपोजिट आपको तीर लगाना है, तो बोलेंगे बाहर तीर। अब दूसरा जो अंताखंड बनाया था किससे बना था, इस अवरोध से बना था, तो ग्रेटर देन इक्वल है तो ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर आपको तीर लगाना है। ये लो, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर। अब आ जाइए यहाँ पर, इसके तो आप लोग जानते हो क्योंकि x बराबर 0 y बराबर 0, इसके तीर आप लोग जानते हो, पिछली कई क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर लग रहे हैं और ये वाले y ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर लग रहे हैं, नंबर 4 के, ठीक है। चाहो तो नंबर 4 जो है कहाँ पे डाल दें, यहाँ पे डाल देते हैं, नंबर 4। अब देखो कहाँ पे छायांकित होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको देख लेना है, यहाँ पे जहाँ पे सारे तीर मिल जाते हैं वहाँ पे छायांकित होता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है, आपके पास 3-4 स्केल हों, तो 3-4 स्केल हों तो दूसरे तरीके से आपको समझ लेना है छायांकित। तो इस रेखा ने क्या बोला, इस रेखा ने मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा, लेकिन यहाँ से इसने क्या बोल दिया, इसने, क्योंकि मेरे पास एक ही स्केल है तो हम ज़्यादा समझा नहीं पा रहे हैं, इस रेखा ने बोला नीचे नहीं होगा छायांकित, ऊपर होगा, ऐसे करके समझा देते हैं। देखो इसने क्या बोला, मेरे नीचे नहीं होगा ऊपर छायांकित होगा, लेकिन इसने क्या बोल दिया, ये नंबर 3 ने आगे होगा पीछे नहीं होगा, और इसने क्या बोल दिया, नंबर 4 ने ऊपर होगा
छायांकित नीचे नहीं होगा। ऐसे करके छायांकित आपको करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको छायांकित समझ लेना है। आगे वाले ही तीर आपको देखना है, आगे वाले ही तीर देखना है। ये देखो, ये तीर आगे ही बता रहे हैं कि आगे छायांकित करो, पीछे ना करो। तो छायांकित के भी कितने नाम होते हैं? 2 नाम होते हैं। एक नाम होता है सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, दूसरा नाम होता है सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। तो ये अपरिबद्ध है, अनबाउंडेड। तो यहाँ पे लिख देना है सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध है इसका मतलब क्या है? अनबाउंडेड। यहाँ पे क्या लिख देते हैं? अनबाउंडेड। ठीक है, अब आपको बिंदु देखना है। एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है और एक वहाँ पे बिंदु है। 3 बिंदु हैं जिनमें से आपको एक बिंदु मिलेगा। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। जिनमें से आपको क्या मिलेगा? एक बिंदु मिलेगा। और कौन सा बिंदु होगा? यहाँ पे न्यूनतमीकरण लिखा है, तो न्यूनतम बिंदु आपको निकालना सबसे पहले। इसको हम रफ कर देते हैं। लिख लो यहाँ पे न्यूनतम बिंदु, फिर बताएंगे कैसे आपको निकालना है। तो न्यूनतम बिंदु, आप लोग क्या करो, पटरी निकाल लो, जेड वाली रेखा पे रखो। अगर यहाँ पे न्यूनतम है, जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा वही न्यूनतम बिंदु होगा। तो आगे बढ़ा तो ये मिल गया सबसे पहले, और फिर ये मिला, लास्ट में ये वाला मिला। तो न्यूनतमीकरण लिखा है, तो जो सबसे पहले बिंदु मिलेगा वही होगा न्यूनतम। तो समांतर रेखा खींच लो, जेड वाली रेखा के समांतर ये रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, ये पता लग जाता है कि ये बिंदु कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है बिंदु। बताओ भैया, यहाँ से लंब डालो। लंब जब डालेंगे यहाँ पर, आप लोग ना डालना, क्यों? क्योंकि आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो सटीक उत्तर मिलेगा। तो हमको कितना मिल गया यहाँ पे? 1 2, x का मान 2 मिल गया। अब देखो यहाँ पे लंब डालेंगे तो 1 2 3 4। मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, तो ये लंब यहाँ पे पड़ गया। तो बाई अक्ष पे 1 2 3 4, बाई का मान कितना मिला? 4 मिला। ठीक है, तो 2 कामा यहाँ पे लिख दो 4। x बराबर 2 लिख लो और y बराबर 4 लिख लो। अब आपको न्यूनतम z का मान निकाल लेना है। तो x प्लस y है, x का मान 2 रख लो, y का मान 4। तो जोड़ेंगे कितना मिला? 6। नोट कर लो। अब इसको हम रफ कर देते हैं। रफ हो गया। अब आपको यहाँ पे अगला नंबर डाल लेना है। कौन सा है यहाँ पे? अड़ा। क्या बताया गया है? देख लो, यहाँ पर बताया गया है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो a वाले पार्ट में बोला गया रेखा के समांतर है और b वाले पार्ट में बोला गया रेखा के लंब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो आपको बिंदु पता हो। तो यहाँ पर बिंदु नहीं दिए गए हैं, तो a वाले पार्ट में यहाँ पर क्या लिखा है? समांतर। तो समांतर के लिए हम शर्त ये वाली यूज करेंगे, यही होती ना समांतर के लिए। तो m1 हम निकालेंगे वक्र से अवकलन करके, और m2 जो निकालेंगे रेखा से। ठीक है, बराबर कर देंगे तो हमें x का मान मिलेगा या तो y का मान मिलेगा। जो भी मान मिल जाए उठा के इसमें रख देंगे, दूसरे का मान प्राप्त हो जाएगा। जब बिंदु पता चल जाएंगे तुरंत ही हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। और b वाले में लंब है, तो मेरे प्यारे बच्चों, लंब के लिए m1 इंटू m2 इक्वल -1। m1 तो निकाल ही चुके हैं a वाले पार्ट में, और m2 आपको रेखा से निकालना है और यहाँ पे रख देना है। या तो x का मान मिलेगा या तो y का। उठा के इसमें रख के दूसरे का मान निकल आएगा। फिर बिंदु आपको पता चल जाएंगे। जब बिंदु पता चल जाए तुरंत ही आपको स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया गया वक्र, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 7। जब बिंदु ना पता हो, मेरे प्यारे बच्चों, जब बिंदु ना पता हो
वक्र को और करके, ठीक है, x को x1 से y को y1 से लिखना है और समीकरण 1 डाल देना है। जब बिंदु ना पता हो तो या करके आपको लिखना है। अब इसके बाद आपको अपकलन करना है x के सापेक्ष, तो 2x माइनस का 2 मिलेगा, ठीक है। अब बिंदु आपने क्या लिया है बताइए, x1 y1 लिया ना, यहाँ पे इसी बिंदु पर क्या करना है, प्रवणता निकालना है। बिंदु इतने पर इस स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता m1 बराबर dy/dx, यहाँ पे क्या होता है x1 y1, चलो रखो यहाँ पे, तो 2x1 माइनस का 2, ठीक है। अब रेखा का समीकरण दे रखा है, यहाँ पे a पार्ट डाल दो, तो बताया गया है 2x माइनस का y प्लस का 9 = 0। अब यहाँ से प्रवणता m2 निकाल लो, प्रवणता m2, रेखा का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये फार्मूला होता है क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, सरल रेखा में। अब यहाँ पे x का मान है 2 और y का मान -1, तो हमको मिल गया यहाँ पे 2 मिल गया, ठीक है। अब शर्त यूज करेंगे समांतर होने के लिए, क्योंकि जब तक बिंदु नहीं पता चलेगा तब तक हम स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लो समांतर होने के लिए, समांतर होने के लिए शर्त क्या होती है, m1 बराबर m2। m1 यहाँ से देख लो कितना है 2x1 माइनस का 2, m2 का मान 2 है, तो 2x1 बराबर उस तरफ लेके जाओगे 4 हो जाएगा ना, तो x1 4/2, 2 दूनी 4, x1 बराबर 2 निकला। अब x1 का मान उठा के किस में रखना है बताइए, समीकरण 1 में रखना है, इसमें नहीं रखना है, क्योंकि रेखा का जो समीकरण होता है उससे केवल मतलब होता है प्रवणता से और नहीं मतलब होता है, इतना ध्यान रखना। तो आपको समीकरण 1 में रखना है, x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में आपको रखना है, समीकरण 1 कहाँ है, ये है, y1 बराबर यहाँ पे रखो, 2 रखोगे यहाँ पे 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा प्लस का 7 कट गया, तो y1 का मान 7 निकला। तो बिंदु हमें पता चल गया, बिंदु क्या आया 2,7। इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, रफ हो गया। अब आपको यहाँ से लिख लेना है बिंदु 2,7 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, फार्मूला आपको पता है y माइनस y1 बराबर होता है m इंटू x माइनस x1, ठीक है, ये x1 है ये y1 है। अब आपको मान रख लेना है, तो y माइनस का 7 बराबर m कैसे निकालोगे, m1 बराबर m2, यही शर्त आपने यूज की थी जब बिंदु निकाला था। तो m1 जो है वक्र की प्रवणता और m2 क्या है, रेखा की प्रवणता। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्रवणता यूज होती है वो वक्र की प्रवणता यूज होती है, लेकिन वक्र की प्रवणता किसके बराबर है, रेखा के। तो रेखा की प्रवणता आपको पता है 2 है ना, वही यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। तो 2, तो x माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आपको हल करना है, देख लो यहाँ पे y माइनस 7 = 2x माइनस का 4। अब सबको उस तरफ लेके चलो, तो 2x माइनस का y माइनस का 4 प्लस का 7, तो 0 = 2x माइनस का y प्लस कितना मिलेगा 3। इसको इस तरफ लिखेंगे तो 2x माइनस का y प्लस का 3 = 0। ये आंसर शीट निकली है, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे, अब b वाला पार्ट हल करवाएंगे। रफ हो गया, अब आपको यहाँ पे b पार्ट डाल लेना है। b वाले पार्ट में लिख लो रेखा का समीकरण, क्या दिया गया है 5y माइनस का 15x = 13, यही है। प्रवणता निकाल लो यहाँ से m2,
ठीक है, तो फार्मूला आपको पता ही है, माइनस एक्स का गुणांक वटे क्या होता है, वाई का गुणांक, यही फार्मूला है ना। चलो अब आपको रख लेना है यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 15 वटे वाई का गुणांक 5। ये माइनस जो है ये माइनस प्लस कर देगा, 5 15, ठीक है, 3 निकली है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, लंब। तो लंब होने के लिए आपको शर्त यूज करना है, लंब होने के लिए शर्त क्या होती है, m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 जो है, ठीक है, अपकलन किया था ना इसका, वही आपको रखना है, प्रवृत्ता m1 निकाली थी ना, तो वही रखना है। 2x1 माइनस का 2, m2 यहाँ से रखो 3 बराबर -1, ठीक है। अब इसको उस तरफ लेके चलेंगे, तो 2x1 माइनस का 2 इक्वल -1/3, ठीक है। 2x1 2 को उस तरफ लेके चलेंगे तो इतना मिलेगा, 2x1 इक्वल 3 दूनी 6, 5/3, तो x1 बराबर क्या आया, 5/6। तो x1 का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है, क्योंकि रेखा का केवल यूज होता है प्रवणता में। तो x1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपको 1 में रखना है, यही ले लो, y1 बराबर रख लो 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर -2 इंटू 5/6, ठीक है, और प्लस का 7। तो y1 बराबर 25/36 माइनस 2 पंचे 10/6 प्लस का 7। अब यहाँ से थोड़ा सा हल करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। तो y1 बराबर 36 ले लो लघुत्तम, ठीक है। तो 25 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, छतरंग 36, 6 का ऊपर गुणा कर दो 60 मिल जाएगा, ठीक है। 36 का गुणा 7 में कर दो, 7 छंगा 42, 4 मिला हासिल, 7 तियाँ 21, कितना मिला 25, ठीक है। तो जोड़ लो प्लस वाले, 2 5 7, फिर 7, फिर 2 माइनस का 60/36, y1 का मान इतना निकला, ठीक है। तो y1 बराबर घटा लो 7, कितना मिलेगा 1, 217/36, ठीक है। बिंदु पता चल गया हमको, बिंदु 5/6 कामा 217/36। अब आपको निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, बिंदु इतने पर ही निकालना है। तो बिंदु 5/6 कामा 217/36 इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण, फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, ये x1 है और ये y1 है, मान रखो 217/36 बराबर m। प्रवृत्ता कैसे निकालोगे, क्योंकि m1 m2 बराबर -1, ठीक है। और हमें निकालना वक्र की प्रवृत्ता, ठीक है। और m2 पता है आपको, निकाली थी रेखा की प्रवृत्ता, क्या निकली थी बताइए, -x का गुणांक बटे y का गुणांक 3 निकली थी ना, ठीक है। तो आपको रख देना m1 हमको इतना मिला, ये वक्र की प्रवृत्ता होती है। तो यहाँ पर जो है वही तो है, यहाँ पर m जो है वक्र की प्रवृत्ता है, तो आपने निकाल ली, रख लो -1/3, x माइनस x1 का मान 5/6, ठीक है। इतना नोट करो, रफ हो गया। अब आपको यहाँ पर लिख लेना है, तो इस तरफ ले लो 36 लघुत्तम, तो 36y माइनस 217 बराबर -1/3, ठीक है। यहाँ पे 6 ले लो लघुत्तम, तो 6x माइनस 5, ठीक है। तो 36y माइनस का 217/36 बराबर, मार्कर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आया, माइनस से इंटू कर लो,
18, 18 दूनी 36, तो 36y माइनस का 217 और क्रॉस इंटू करके ये 2 है ना, 2 का क्रॉस इंटू कर लो तो कितना मिलेगा, माइनस का 12x प्लस का 10, इसको इस तरफ लाएंगे तो 12x प्लस का 36y बराबर 10 प्लस का 217, तो 12x प्लस का 36y बराबर 722, ठीक है, 707 112। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आंसर शीट निकली है। तो इतना नोट कर लो आप लोग, ये जो प्रश्न है ना ये प्रायिकता का पार्ट 13 से लिया गया। अगली क्लास में इसको करवाएंगे, आज की क्लास थोड़ी लॉन्ग हो गई है तभी इसको हम अगली क्लास में करवा देंगे। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।